वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का कार्य ऊर्जा और शक्ति के थ्योरी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा था और अब उससे आगे हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है ऊर्जा का क्षय। क्षय का मतलब है अनुपयोगी हो जाना या नष्ट हो जाना, पर नष्ट की जगह अनुपयोगी शब्द ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और अब देखो ऊर्जा क्षय क्या होता है। ऊर्जा के स्थानांतरण की प्रक्रिया में ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा, ध्वनि व प्रकाश के रूप में नष्ट हो जाता है, इसे ऊर्जा क्षय कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऊर्जा स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है उसमें ऊर्जा का कुछ भाग जो है वो ऊष्मा के रूप में, मतलब गर्मी के रूप में, आवाज़ के रूप में और लाइट के रूप में अनुपयोगी हो जाता है, इसे ऊर्जा क्षय कहते हैं। एग्जाम्पल से यदि आपको समझाऊं तो जैसे हम कोयले को जलाते हैं तो उससे हमें ऊष्मा प्राप्त करनी होती है, पर साथ ही प्रकाश भी प्राप्त होता है, और प्रकाश हमारे लिए क्या है, अनुपयोगी है। कोयले से थोड़ी चाहिए हमें प्रकाश, तो कोयले से मिलने वाला प्रकाश हमारे लिए अनुपयोगी है और ऊष्मा उपयोगी है। फिर भी प्रकाश हमें प्राप्त होता है तो ऊर्जा का कुछ भाग अनुपयोगी हो गया। अब जैसे बात करें विद्युत पंखे की, तो विद्युत पंखे से हमें चाहिए पवन, हवा चाहिए होती है, परंतु वो पंखा जो है ध्वनि भी उत्पन्न करता है, गर्म भी हो जाता है, जबकि हमें ये दोनों रूप पंखे से प्राप्त नहीं करने होते हैं। फिर भी पंखे से हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है, पंखा गर्म हो जाता है और आवाज़ भी पंखा करता है। तो पवन ऊर्जा के साथ ही ये दोनों ऊर्जा भी प्राप्त होती है, जो कि हमारे लिए अनुपयोगी है। तो वही है, किसी भी कार्य को करने में या किसी भी प्रक्रम में या ऊर्जा स्थानांतरण की प्रक्रिया में ऊर्जा का कुछ भाग अनुपयोगी हो जाता है, इसी ऊर्जा क्षय कहते हैं। अब देखिए ऊर्जा क्षय 3 प्रकार के हैं, ऊष्मा क्षय, प्रकाश क्षय और ध्वनि क्षय। ऊष्मा क्षय क्या होता है? ऊष्मा का मतलब है गर्मी, ताप। तो ताप के रूप में ऊर्जा का नष्ट हो जाना, अनुपयोगी हो जाना। जब किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो घर्षण व प्रतिरोध के कारण वस्तु गर्म हो जाती है। कि जैसे कोई भी कार्य जब हम करेंगे तो घर्षण और प्रतिरोध के कारण वस्तु गर्म हो जाती है। प्रतिरोध तो तारों में पाया जाता है विद्युत के, और घर्षण किसी भी चीज़ को रगड़ा जाए वो घर्षण कहलाता है। जैसे आप जब वाहन चलाते हैं तो लंबी दूरी तय करने के बाद एक बार टायर को छूकर देखिएगा, टायर क्या हो चुका होता है, गर्म हो चुका होता है, कारण घर्षण के कारण। तो यदि कोई भी वस्तु, कोई भी कार्य हम करें और घर्षण और प्रतिरोध के कारण वस्तु गर्म हो जाए तो उसे ऊष्मा क्षय कहते हैं। प्रकाश क्षय, सभी दहन प्रक्रियाओं में ऊर्जा का कुछ भाग प्रकाश ऊर्जा में बदल। दहन प्रक्रिया मतलब किसी भी चीज़ को जब हम जलाएंगे, अब किसी चीज़ को हम जलाते क्यों है, अधिकतर हम किसी चीज़ को ऊष्मा के लिए जलाते हैं, गर्मी के लिए जलाते हैं, परंतु उससे प्रकाश भी प्राप्त होता है जो कि हमारे लिए अनुपयोगी होता है। हाँ, कुछ चांसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम प्रकाश के लिए भी वस्तुओं को जलाते हैं, परंतु वो बहुत कम होते हैं। अधिकतर हम किसी भी वस्तु को जलाते हैं तो वो हम ऊष्मा के लिए जलाते हैं, परंतु वो प्रकाश भी देती है। जैसे हमारी रसोई जो गैस होती है एलपीजी, जलने पर ऊष्मा तो देती है, जो कि जिससे हम भोजन पका लेते हैं, परंतु साथ ही वो कुछ मात्रा में प्रकाश भी उत्पन्न करती है, जो कि हमारे लिए अनुपयोगी होता है, क्योंकि रसोई में तो बल्ब लगा होता है और एलपीजी से मिलने वाला प्रकाश हमारे लिए अनुपयोगी होता है। तो वो प्रकाश क्षय कहलाता है कि जितनी भी दहन प्रक्रियाएं हैं उनमें ऊर्जा का कुछ भाग प्रकाश के रूप में अनुपयोगी हो जाता है। ध्वनि क्षय क्या होता है? जब भी कोई वस्तु में घर्षण व टक्कर होगी तो ऊर्जा का कुछ भाग ध्वनि में बदल जाएगा। जैसे सिक्का आप गिराते ऊपर से, टक्कर होती है तो आवाज़ उत्पन्न होती है। जैसे पंखा चलता है, पंखे में जो बेरिंग्स होते हैं वो घर्षण करते हैं, उसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। विद्युत ऊर्जा के उत्पादन से लेकर घरों तक उपभोग होने में ऊर्जा का क्षय किस प्रकार होता है? अब देखिए यहाँ ये प्रश्न किया गया है कि जो बिजली बनती है वहाँ से लेकर घरों तक बिजली का उपयोग करने तक ऊर्जा का क्षय कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले जब हम कोयले से विद्युत बनाएंगे तो यदि कोयले में 100%
ऊर्जा मानी जाए तो विद्युत के रूप में केवल 40% ऊर्जा ही हमें प्राप्त होती है। तो 60% तो यहाँ ऊर्जा का क्षय हो गया। अब ये क्षय कैसे हुआ? ये क्षय प्रकाश के रूप में हो गया और अन्य कारकों के रूप में हो गया, क्योंकि कोयला जलेगा तो प्रकाश भी उत्पन्न करेगा। अब वो 40% विद्युत भी जो है वो इकट्ठा करने में, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में, वितरण करने में, इन सब में भी ऊर्जा का क्षय होता है। जिन तारों के माध्यम से विद्युत हमारे घरों तक पहुंचती है वो तार भी विद्युत की कुछ मात्रा को कम कर देते हैं, या कहते हो ऊर्जा का क्षय करते हैं। और जब विद्युत युक्तियों में आती है, बल्ब में आती है या अन्य उपकरणों में आती हैं, तो वो उपकरण भी ऊर्जा के कुछ भाग को अनुपयोगी कर देते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए बल्ब में विद्युत आती है तो बल्ब का कार्य है प्रकाश उत्पन्न करना, तो बल्ब से हमें चाहिए प्रकाश, परंतु बल्ब पहले होगा गर्म। जो बल्ब का तंतु है पहले गर्म होगा और गर्म होने में जो है ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में अनुपयोगी हो जाती है। हमें गर्म थोड़ी करना है बल्ब को, हमें तो प्रकाश चाहिए, परंतु बल्ब गर्म भी होता है, तो इसीलिए वहाँ भी ऊर्जा का कुछ भाग नष्ट हो जाता है। तो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन से लेकर घरों तक उपभोग होने में ऊर्जा का क्षय कई प्रकार से होता है। ऊर्जा का क्षय कैसे कम किया जा सकता है? तो ऊर्जा का कम उपयोग किया जाए, ऊर्जा के दक्ष स्रोतों का उपयोग किया जाए, विद्युत उपकरणों का सीमित व सुरक्षित उपयोग किया जाए, अधिक स्टार रेटिंग व आवश्यक पावर वाले उपकरणों का उपयोग किया जाए, CFL व LED का उपयोग किया जाए, घर को ऊष्मारोधी बनाने के लिए खोखली ईंटों से घर बनाया जाए, वर्षा जल का संग्रहण किया जाए, भूजल स्तर बढ़ाया जाए, ऊर्जा के नवीकरणीय तथा दक्ष स्रोतों जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा को अपनाया जाए। अब देखिए होता क्या है कि जितना आवश्यक हो और कम से कम हमें ऊर्जा का उपयोग करना है, आवश्यकता अनुसार व कम से कम ऊर्जा का उपयोग करना है। साथ ही हमें ऊर्जा के ऐसे स्रोत चाहिए जो दक्ष हो। दक्ष का मतलब अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करे और उनमें ऊर्जा का क्षय न्यूनतम हो, कम से कम हो। ऊर्जा के दक्ष और नवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं? पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाए। साथ ही विद्युत उपकरणों का सीमित उपयोग किया जाए। ऐसा नहीं है कि एक ही कमरे में हम 10-10 पंखे चला रहे हैं। विद्युत उपकरणों का सीमित उपयोग करना है, साथ ही सुरक्षित भी उपयोग करना है। अधिक स्टार रेटिंग वाले उपकरणों का उपयोग करना है, जैसे कि यहाँ बताया हुआ है और चित्र में आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है मोर स्टार्स मोर सेविंग। जितने ज़्यादा स्टार्स होंगे उतनी ज़्यादा बिजली उपकरण कम खाएगा और अधिक सेविंग होंगी, बिजली का बिल भी नहीं आएगा। CFL और LED का उपयोग किया जाए जो कि बिजली कम खर्च करती है और LED उनमें सबसे उत्तम है। घरों को अगर ऊष्मारोधी बनाना है, ऊष्मारोधी का मतलब है कि जो घर है गर्मियों में तो ठंडे रहे और सर्दियों में गर्म रहे। यदि ऐसा करना है तो हमें घर कैसे बनाना चाहिए? खोखली ईंटों से घर बनाना चाहिए। साथ ही बारिश के पानी को इकट्ठा करना है और भूजल स्तर को बढ़ाना है। शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अच्छा, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। यहाँ विद्युत परिपथ छोड़ दिया जाए तो हमारा बन जाएगा विद्युत शक्ति की परिभाषा। तो विद्युत शक्ति की परिभाषा क्या है? विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो साधारण शक्ति तो है कार्य करने की दर और विद्युत शक्ति है विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर। शक्ति होती है एक अदिश राशि। अदिश का मतलब कि इसकी दिशा नहीं होती है, शक्ति की दिशा नहीं होती है। और शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक भी क्या होता है? वाट। दोनों शक्तियों का मात्रक वाट होता है। और साथ ही शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड भी होता है, जो कि यहाँ शो किया गया है कि 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड, क्योंकि शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड भी होता है, परंतु आपको अगर परीक्षा में पूछा जाए तो वाट ही लिखना है। तो शक्ति क्या है? कार्य करने की दर शक्ति है, अदिश राशि है, मात्रक वाट है। विद्युत शक्ति क्या है? विद्युत परिपथ में
कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, या इसकी एक और डेफिनेशन है, विद्युत ऊर्जा स्थानांतरण की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या होती है विद्युत शक्ति? विद्युत ऊर्जा स्थानांतरण की दर विद्युत शक्ति होती है। शक्ति का सूत्र क्या है? शक्ति बराबर कार्य बटा समय। कार्य बटा समय। दर का मतलब है बटा में समय। दर जहाँ भी शब्द आ जाए डेफिनेशन में उसमें होता है बटा में समय लगाना होता है, तो बटा में समय है। और दर काय की है ये कार्य करने की, तो कार्य ऊपर रख दिया गया, तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय हो गया है। P बराबर W बटा टी बराबर Fs अपॉन टी बराबर FV बराबर MAV, जो कि आपको न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले जब मैंने बताए थे उस फर्स्ट वीडियो में ये समझा दिया गया है। एक अश्व शक्ति, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? विद्युत शक्ति बराबर कार्य बटा समय। सेम है, परंतु यहाँ सेम नहीं है। विद्युत शक्ति P बराबर VQ अपॉन टी, या कहे तो P बराबर VI। यह आपको विद्युत वाले चैप्टर में और समझा दिया जाएगा। एक यूनिट में कितने किलोवाट घंटा होते हैं? तो एक यूनिट में 1 किलोवाट घंटा होता है। यदि आपको ऐसे पूछ ले एक यूनिट में कितने वाट घंटे होते हैं, तो कितने वाट घंटे होते हैं? 1 किलो वाट घंटे होते हैं। 1 किलो का मतलब 1000 वाट घंटा होता है। एक यूनिट में कितना वाट घंटा होता है? 1000 वाट घंटा होता है। या कहे तो एक यूनिट में कितने किलोवाट घंटा होता है? तो 1 किलोवाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक या व्यवसायिक मात्रक क्या है? यूनिट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक यूनिट में कितने जूल होते हैं? एक यूनिट में 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। ये कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, और न्यूमेरिकल्स में भी ये कैलकुलेशन करके बताई गई है। आप न्यूमेरिकल वाला वीडियो देख सकते हैं। विद्युत ऊर्जा यूनिट में निकालने का क्या सूत्र है? सूत्र है P, जो कि वाट में होना चाहिए, इंटू T घंटे में होना चाहिए, और अपॉन में 1000 लगा देना है। तो विद्युत ऊर्जा यूनिट में ज्ञात करने का सूत्र है शक्ति इंटू समय अपॉन 1000। मुख्यतः बल कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः बल 2 प्रकार के होते हैं, संरक्षी बल और असंरक्षी बल। संरक्षी बल क्या होते हैं? जिस बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। मतलब इस पर जो कार्य करेंगे हम, संरक्षी बल लगा कर जो कार्य करेंगे वो पथ पर निर्भर नहीं करेगा, और असंरक्षी बल पथ पर निर्भर करेगा। संरक्षी बल में पथ पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करेगा कि वस्तु स्टार्ट कहाँ से हुई थी और एंडिंग कहाँ है। केवल इस स्थिति पर ही निर्भर करता है, स्टार्टिंग और एंडिंग कंडीशन पर ही निर्भर करता है संरक्षी बल, और असंरक्षी बल वस्तु की प्रत्येक स्थिति पर निर्भर करता है। संरक्षी बल का उदाहरण गुरुत्वाकर्षण बल, और असंरक्षी बल है घर्षण बल या श्यानता बल। संरक्षी बल क्या होता है? वह बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करेगा, रास्ते पर निर्भर करेगा, और साथ ही प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर ही निर्भर करेगा, बीच से कोई लेना देना नहीं। असंरक्षी बल में जो कार्य किया जाता है वो पथ पर निर्भर करता है और वस्तु की प्रत्येक स्थिति पर निर्भर करता है। संरक्षी बल का उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल, और असंरक्षी बल कौन कौन से हैं? घर्षण बल और श्यानता बल। डेरिवेशन देखिए, एक m द्रव्यमान का एक सरल लोलक को माध्य स्थिति से अल्प विस्थापित x करने में उसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होगी? मान लीजिए m द्रव्यमान का एक पिंड है, ठीक है, माध्य स्थिति A है इसकी, इसको B बिंदु तक ले जाने में x विस्थापित किया गया, तो B बिंदु पर इसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित हुई है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए आंसर, माना m द्रव्यमान का एक पिंड है, ये रहा एक m द्रव्यमान का एक पिंड जो कि बिंदु A पर है, जो कि इसकी माध्य स्थिति है। L लंबाई की डोरी से लटका हुआ है, लंबाई L है डोरी जिसकी माध्य स्थिति A है। इसे x विस्थापित करने पर, x यहाँ विस्थापित किया, x विस्थापित करने पर बिंदु B पर आ जाता है। इसका कोणीय विस्थापन थीटा है। कोणीय विस्थापन मतलब यहाँ जो विस्थापन दिया हुआ है वो क्या है? थीटा है। तो अब आपको फर्स्ट स्टेप याद रखनी है कि जो यहाँ सरल लोलक पर प्रत्यानयन बल लगेगा उसका मान होता है F बराबर mg साइन थीटा, ये आपको याद रखना है। और यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ आपको त्रिकोणमिति भी आनी चाहिए और समाकलन भी आना चाहिए। समाकलन
का मतलब क्या है, ये समाकलन का चिन्ह है। और समाकलन का एक सूत्र याद रखेंगे, ये आपकी डेरिवेशन आपको आ जाएगी। जैसे किसी भी वस्तु का समाकलन करना है, जैसे एक्स स्क्वायर का मुझे करना है समाकलन, और समाकलन के लिए एक तो ये चिन्ह उपयोग में आता है और साथ ही डी एक्स भी लगता है। तो समाकलन इसको सोल्व कैसे किया जाता है, इसका अर्थ क्या है कि घात 2 है, उस घात को अपने को बढ़ा देनी है 1, तो 2 थी अब हो गई 3, और जितनी घात ऊपर रहेगी उतना ही नीचे रहेगा। तो समाकलन को और भली भांति समझिए कि यदि x की पावर 4 होती और उसका हमें समाकलन करना होता, समाकलन का चिन्ह एक तो ये और डॉट dx लगा होता है, ठीक है, ये याद रखिए। और समाकलन किसका कर रहे हैं, x की पावर 4 का। घात कितनी है 4, 1 बढ़ा दिया जाए, और जितनी घात ऊपर या जितनी संख्या घात में उतनी वही संख्या काय में, हर में, तो x की पावर 5/5 आ जाएगा। उसी प्रकार यदि x का ही आपको समाकलन करना है तो क्या हो जाएगा, इसकी घात 1 है, तो घात 1 बढ़ा देंगे तो 2 हो जाएगी, और बटा में क्या लगा देना है, जितनी घात है वही संख्या हर में लिख देनी है। तो अब आप समाकलन समझ चुके हैं, त्रिकोणमिति भी आपको आनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्यानयन बल F बराबर mg साइन थीटा हो गया। साइन थीटा का मान इस त्रिभुज से निकालते हैं, तो इस त्रिभुज से साइन थीटा का मान निकलेगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कौन सा होता है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो थीटा के सामने है x। और कर्ण कौन सा होगा, या तो कर्ण इसको मान लिया जाए या इसको मान लिया जाए, दोनों l ही है, क्योंकि दोनों ही डोरी की लंबाई है, तो दोनों l ही है, तो अपोन में l आ जाएगा। तो साइन थीटा का मान क्या हो गया, x/l। साइन थीटा का मान x/l, लंब x, और ये भी l है, ये भी l है, ये भी l है, ये तीनों जो लाइनें दी हुई है वो l है, क्योंकि डोरी से बंधे हुए पिंड की ही स्थितियां हैं, तो डोरी की लंबाई तो बढ़ने से रही, तो x/l आ जाएगा साइन थीटा का मान। अब देखते हैं हम कि जब ये साइन थीटा का मान हम यहाँ रखते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त हुआ, जैसे F बराबर mg साइन थीटा था, तो इस साइन थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, x/l। तो इस साइन थीटा की जगह मैं क्या रखूँगा, x/l मैंने साइन थीटा की जगह रख दिया, तो ये नीचे वाला सूत्र आ गया, F बराबर mg x/l। अब जो F बराबर mg x/l आया था, उसमें mg/l को तो k मान लिया गया है। क्या मान लिया गया है, k मान लिया गया है। तो इस पूरे की जगह तो क्या लिख दिया जाएगा, k लिख दिया जाएगा, और साथ में क्या रहेगा, x। तो हमारा क्या रहेगा, F बराबर इस पूरे की जगह लिख दिया गया k, और ये फिर बचा x। तो ये वाला अपना मान आ जाता है, जहाँ k क्या माना गया है, mg/l। अगर अब फिर हम उस सरल लोलक के पिंड को dx दूरी पर विस्थापित करें, dx, d का मतलब होता है अल्प, x मतलब विस्थापन, अल्प विस्थापन करेंगे तो कार्य भी अल्प होगा, तो कार्य भी क्या होगा, अल्प। d का मतलब क्या है, अल्प। तो dx दूरी विस्थापित करने पर कार्य भी dw होगा, और कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। विस्थापन हमने कितना लिया है, dx, x भी लिया है पीछे, और फिर थोड़ा और विस्थापित किया तो नया विस्थापन dx हो गया, ठीक है। अब यहाँ f का मान रखेंगे, तो f का मान क्या था, kx, तो हम यहाँ kx रख देते हैं, और साथ में क्या है, dx। तो हमारा ये वाला समीकरण आ जाएगा, dw बराबर kx/dx। f का मान रखने पर ये प्राप्त हुआ है। अब कुल कार्य निकालने के लिए हमें समाकलन करना पड़ेगा, तो ये जो था उस पूरे का समाकलन करेंगे। dw का किया मैंने समाकलन, k को बाहर रख देना है। क्यों रख देना है, क्योंकि ये नियतांक है, और x/dx को अंदर रख लेना है। इसका समाकलन कर रहे हैं, यहाँ समाकलन लगा दिया और k को बाहर ले लिया, x के आगे समाकलन लगा दिया।
अब क्या करना है, समाकलन करना है। तो dw का तो समाकलन हो जाता है w। कैसे? क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो समाकलन के चिन्ह से d कैंसिल हो जाता है, तो w रह गया। ये क्या रहा? और ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि x डॉट डी एक्स हो तो समाकलन करते हैं तो घात 1 बढ़ जाती है, तो यहाँ 1 था तो घात 2 हो गई, और जो घात में रहेगा वही हर में रहेगा। तो ये हमारा सूत्र आ गया w बराबर kx²/2। ये सूत्र हमें प्राप्त हो चुका है। यह कार्य सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ये स्थितिज ऊर्जा इस कार्य के बराबर है और ये कार्य है kx²/2। और यही सूत्र स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का भी होता है, जहाँ k स्प्रिंग नियतांक होता है। इस डेरिवेशन को 1-2 बार आप सॉल्व करके देखिए, वीडियो को बार बार देखिए, तो आपको ये डेरिवेशन कन्फर्म हो जाएगी। एक और डेरिवेशन है, सिद्ध कीजिए कि गुरुत्वीय क्षेत्र में स्वतंत्रता से गिरती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा गति के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर रहती है। हमें यहाँ ये बताना है कि ऊपर से कोई वस्तु नीचे गिर रही है, तो हम कोई सी भी स्थिति यदि हम कोई सी भी स्थिति ले लें तो तीनों ही स्थिति में या जो भी स्थिति हम लें उन सभी स्थितियों में जो वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा है वो स्थिर रहती है। स्थिर का मतलब बराबर रहती है। कंडीशन ए या बिंदु ए पर वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा, बी बिंदु पर वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा व सी बिंदु पर वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा, तीनों कंडीशन में यांत्रिक ऊर्जा बराबर हो। तो चलिए पहले चित्र समझते हैं कि एक वस्तु मान लिया ए बिंदु पर है, रुकी हुई है, तो यहाँ पर जो वेग है प्रारंभिक वेग 0 हो गया। ठीक है, प्रारंभिक वेग क्या हो गया? 0। द्रव्यमान m है। पृथ्वी तल से बिंदु ए h ऊंचाई पर है। अब जब ये जो पिंड है वो नीचे की ओर आएगा, तो मान लिया बी बिंदु तक आने में उसने x दूरी तय की। कितनी दूरी तय की? x। तो अब बची हुई दूरी कितनी रह गई? यहाँ से यहाँ तक की h है, यहाँ से यहाँ तक की x है, तो बची हुई दूरी क्या होगी? इस h में से x माइनस कर देंगे, इस पूरी दूरी में से ऊपर वाली दूरी माइनस कर देंगे, तो ये दूरी आ जाएगी। तो h में से x को माइनस किया तो h माइनस x आ गया। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड के लिए यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण ज्ञात करना है। माना m द्रव्यमान की एक वस्तु पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर है। इसकी प्रारंभिक स्थिति को चित्र में दिखाया गया है। वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तथा x दूरी तय करने के बाद बिंदु B तथा h दूरी तय करने, ये पूरी दूरी जब तय कर लेगी तो h दूरी तय करने के बाद बिंदु C तक पहुंच जाती है, पृथ्वी सतह पर पहुंचे जाती है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट जो है वो समझने वाला ये है कि जब भी हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी होगी तो हमें नीचे से ऊपर की दूरी लेनी है। जैसे ए बिंदु के लिए जब स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो नीचे से ऊपर की दूरी है h, बी बिंदु के लिए नीचे से ऊपर की दूरी है h माइनस एक्स, और सी बिंदु के लिए नीचे से ऊपर की दूरी है 0। क्यों? क्योंकि सी बिंदु की नीचे से दूरी 0 ही है, सी बिंदु धरातल पर ही है। जबकि गतिज ऊर्जा की बात करें तो दूरी लेनी है ऊपर से, तो ए बिंदु के लिए तो कोई दूरी नहीं, बी बिंदु के लिए गतिज ऊर्जा की दूरी है x, और सी बिंदु के लिए गतिज ऊर्जा की दूरी होगी स्टार्टिंग से एंड तक h, जो कि आगे कॉन्सेप्ट में समझ लेंगे। ये ग्राफ आपको ये बताता है, ये दर्शाता है कि जब भी किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा में कमी आएगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। इस प्रकार किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है, नियत रहती है, स्थिर रहती है। तो चलिए डेरिवेशन शुरू करते हैं। स्थिति ए पर, इस स्थिति पर क्या किया गया था कि वेग कितना है? 0। तो जब वस्तु स्थिर है, वस्तु गति नहीं कर रही है, वस्तु का वेग ही 0 है, तो गतिज ऊर्जा भी 0 होगी, क्योंकि स्थिर वस्तु की गतिज ऊर्जा 0 थी। वस्तु रखी हुई है, स्थिर है, कोई गति नहीं कर रही है,
तो उसमें गतिज ऊर्जा भी कैसे होगी? जो वस्तु गति नहीं कर रही है उसमें गतिज ऊर्जा भी नहीं होगी। तो गतिज ऊर्जा क्या है? ए बिंदु पर 0। और वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या है? mgh। ये mgh उस सूत्र से नहीं है। mgh देखिए कैसे है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh, h मतलब ऊंचाई। तो यहाँ पे mg इंटू ऊंचाई सूत्र माना जाए स्थितिज ऊर्जा का। अब ए बिंदु के लिए ऊंचाई कितनी है? नीचे से नापते हैं h, तो यहाँ इस कारण लगा है h। तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? mgh। अब दोनों को जोड़ा गया, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को जोड़ा गया, तो वस्तु की कुल ऊर्जा ज्ञात हो गई 0 प्लस mgh, और 0 में mgh जोड़ा तो कुल मिलाकर के कुल ऊर्जा या कहे तो ए बिंदु की यांत्रिक ऊर्जा mgh है। अब बी बिंदु की याद करनी है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात की गई है और यहाँ आप सोचिए कि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा भी mgh लगा देनी है, तो नहीं, इसका सूत्र लगाना है mg गुणा ऊंचाई। बी बिंदु के लिए सूत्र लगाना है mg गुणा ऊंचाई। तो बी बिंदु की ऊंचाई कितनी है? h माइनस एक्स। बी बिंदु की ऊंचाई कितनी है? h माइनस एक्स। तो mg इंटू ऊंचाई, ऊंचाई मतलब h माइनस एक्स ले लेना है। तो ये आ गई हमारी बी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा mg ब्रैकेट h माइनस एक्स। mg को h से गुणा किया mgh माइनस, और mg को x से गुणा किया तो mgx। तो यहाँ बी बिंदु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात होगी। अब गतिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv²। अगर बी बिंदु के लिए तो vv², पर यहाँ v हमें दिया नहीं है, तो v हमें ज्ञात करना पड़ेगा। v कैसे ज्ञात करेंगे? न्यूटन के गति के तीसरे समीकरण से v² बराबर u² प्लस 2as होता है। तो यहाँ पर g h लिखेंगे। क्या लिखेंगे? g h, h मतलब ऊंचाई। तो देखो vb² का मान ज्ञात करने के लिए गति के तृतीय समीकरण का उपयोग किया। vb² बराबर u का मान क्या था? 0। स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया गया था u का मान 0 प्लस 2gx। अच्छा, ये 2g और ऊंचाई की जगह x क्यों लिया गया है? कारण क्योंकि जब भी हम गतिज ऊर्जा के लिए ऊंचाई लेंगे या दूरी लेंगे तो ऊपर से नीचे की लेंगे। तो ऊपर से नीचे की क्या है? बिंदु बी के लिए x, और बिंदु सी के लिए गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो दूरी कौन सी लेनी है? h। स्थितिज ऊर्जा के लिए नीचे से ऊपर की दूरी लेते हैं और गतिज ऊर्जा के लिए ऊपर से नीचे की दूरी लेते हैं। यदि बिंदु बी के लिए स्थितिज ऊर्जा की दूरी प्राप्त करनी हो तो नीचे से ऊपर आएगी h माइनस एक्स, और बिंदु बी के लिए ही गतिज ऊर्जा के लिए दूरी लेनी है तो ऊपर से लेनी पड़ेगी, वो दूरी होगी x। तो यहाँ वो ऊंचाई हमने रख दी x, और यहाँ ये भी शो कर दिया कि u का मान 0 और a का मान g लिया गया है, और ये 0 का तो कोई मतलब नहीं, तो 0 कैंसिल हो गया। तो vb² का मान आ गया 2gx। और अब सूत्र हम लगाते हैं, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 m vb²। 1/2 m का m रहने दिया, vb का मान क्या निकाला गया? 2gx। 2 से 2 कैंसिल, ये बचा mgx। तो गतिज ऊर्जा बिंदु बी के लिए निकल गई mgx, और स्थितिज ऊर्जा थी mgh माइनस mgx। अब दोनों को जोड़ा गया, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का मान पहले रख दिया mgh माइनस mgx, और गतिज ऊर्जा का मान रख दिया प्लस का mgx। माइनस के mgx से प्लस का mgx कैंसिल हो गया, केवल आ गया mgh। तो स्थिति बी पर यांत्रिक ऊर्जा या कहे तो कुल ऊर्जा कितनी है? mgh। और यही ऊर्जा हमें बिंदु ए के लिए भी प्राप्त हुई थी। अब चलिए बिंदु सी के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। बिंदु सी पर स्थितिज ऊर्जा कितनी है? 0, क्योंकि ऊंचाई कितनी है? 0, क्योंकि बिंदु सी तो पृथ्वी की सतह पर ही आ गया, तो पृथ्वी की सतह की ऊंचाई तो 0 ही होगी,
क्या कहा गया है कि नीचे से ऊपर स्थितिज ऊर्जा के लिए ऊंचाई देखते हैं, जबकि सी बिंदु तो धरातल पर ही है तो इसकी कोई ऊंचाई नहीं होगी। तो जब कोई ऊंचाई नहीं होगी, h का मान 0 होगा, तो स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि सूत्र क्या था, mg गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई 0 है तो कुल स्थितिज ऊर्जा 0 होगी। यदि पृथ्वी पर, अब देखो गतिज ऊर्जा निकालनी है तो ये सूत्र लगाना पड़ेगा, और बिंदु सी के लिए निकालेंगे तो v² कर देंगे। अब v² का मान निकालना पड़ेगा, और वही प्रोसीजर करनी पड़ेगी न्यूटन के गति का तीसरा समीकरण +2g, और यहाँ दूरी लेनी है ऊपर से नीचे, तो सी बिंदु की ए बिंदु से दूरी कितनी थी, h ही थी, तो यहाँ लिख देंगे h। u² का मान कितना, 0, क्योंकि u का मान तो 0, तो v² बराबर आ जाएगा 2gh। तो v² बराबर u² + 2gh, u का मान 0, तो vc² आ गया 2gh। h क्या आया, यहाँ आप देख सकते हैं बिंदु सी की गतिज ऊर्जा के लिए ऊपर से नीचे की दूरी देखेंगे जो कि है h, और स्थितिज ऊर्जा के लिए देखते हैं नीचे से ऊपर, और गतिज ऊर्जा के लिए ऊपर से नीचे। तो अब गतिज ऊर्जा निकालते हैं, E के बराबर 1/2 mvc², और c² का मान, vc² का मान रखेंगे 2gh, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया mgh। तो जो गतिज ऊर्जा है वो आ गया mgh। अब और स्थितिज ऊर्जा 0, और दोनों को जोड़ा तो कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा 0 और गतिज ऊर्जा mgh, तो कुल ऊर्जा आई mgh। तो बिंदु सी के लिए यांत्रिक ऊर्जा या कुल ऊर्जा mgh होगी, जो कि बिंदु बी के लिए भी mgh है, बिंदु ए के लिए भी mgh है। तीनों स्थितियों में वस्तु की कुल ऊर्जा या कहे तो यांत्रिक ऊर्जा mgh ही है। अतः स्पष्ट है कि गुरुत्वीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा गति के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर रहेगी। अब यहाँ जो मुख्य बात है वो ये ध्यान रखिए, u का मान हमेशा 0 रखना है, a की जगह रखना है g। बिंदु a पर तो गतिज ऊर्जा 0 है, और बिंदु c पर स्थितिज ऊर्जा 0 है। ये कुछ पॉइंट्स याद रखें। साथ ही न्यूटन के गति का तीसरा समीकरण लगाना है वेग ज्ञात करने के लिए, और स्थितिज ऊर्जा में नीचे से ऊपर की दूरी देखते हैं, और गतिज ऊर्जा में ऊपर से नीचे की दूरी देखते हैं। कैसे, यदि स्थितिज ऊर्जा में बिंदु सी की दूरी देखें तो बिंदु सी तो नीचे ही है, तो यहाँ बिंदु सी के लिए स्थितिज ऊर्जा पर जो ऊंचाई है वो 0। बिंदु बी के लिए ऊंचाई जो है वो हो गई h-x, क्या हो गई h-x, और बिंदु ए के लिए जो ऊंचाई हो गई नीचे से वो हो गई h। इसके लिए सी के लिए 0, बी के लिए h-x और ए के लिए h। जबकि बात करें गतिज ऊर्जा की तो गतिज ऊर्जा में ऊपर से देखते हैं। ए बिंदु के लिए तो दूरी रही 0, बी बिंदु के लिए दूरी रही x, और सी बिंदु के लिए दूरी रही h। तो इन बातों को ध्यान में रखकर इस न्यूमेरिकल को 2-3 बार प्रैक्टिस करें, वीडियो को 2-3 बार देखें, ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, कर सकते हैं। चलिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत लिखिए, 2020 में आया था। 1 किलोवाट घंटा में जूल मात्रकों की संख्या लिखिए, मतलब जूल कितने होते हैं, 2018 में आया था। जब बल न्यूटन में एवं विस्थापन मीटर में हो तो कार्य का मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल होगा। पर यदि यहाँ कह दिया जाता कि जब बल तो डाइन में दिया हो और विस्थापन सेंटीमीटर में दिया हो तो कार्य का मात्रक क्या होगा, तब कार्य का मात्रक होता अर्घ। क्या होता, अर्घ। 2017-18 मॉडल पेपर में स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा लिखी है 2019 में।
दिए गए विद्युत संयंत्र के ब्लॉक आरेख में एक्स का नाम लिखिए। एक्स का नाम क्या होगा? शीतलक होगा। चलिए कुछ अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये कौन सा डेरिवेशन है? ये वो डेरिवेशन है जहाँ हमारा आता है W बराबर 1/2 m ब्रैकेट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये वाला डेरिवेशन करना है, केवल सूत्र नहीं लिखना है, वो पूरा सूत्र निकाल करके बताना है। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? गतिज ऊर्जा की परिभाषा सूत्र में मात्रक लिखिए। 1 अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 1 m द्रव्यमान के सरल लोलक को मध्य स्थिति से L विस्थापन x करने से उसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। ये डेरिवेशन अभी किया है हमने, ये सरल लोलक वाला है जिसमें ये चित्र आपने देखा था। x विस्थापन, L लंबाई, थीटा कोण, m द्रव्यमान, a b c स्थिति, ये वाला जो डेरिवेशन था वो इसमें करना है। तीसरा है सिद्ध कीजिए कि गुरुत्वीय क्षेत्र में स्वतंत्रता से गिरती हुई वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा गति के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर रहेगी। ये पीछे वाला ही जो डेरिवेशन हमने किया है वही है, ये डेरिवेशन ही है ये वाला प्रश्न। और चौथा है आंकिक प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, जो कि सारे आंकिक प्रश्न करा दिए गए हैं।